14 अप्रैल 1944 बॉम्बे का विक्टोरिया डॉक पर खड़ा है एक ब्रिटिश जहाज एसएस फोर्ट टाइकन, एक तैरता हुआ बारूद का ढेर जिस पर लदा है 1400 टन से भी ज्यादा गोला बारूद और कई सारे टॉर्पीडोज। इसी बारूद के ठीक ऊपर रखी है कपास, ढेर सारा तेल और लकड़ी। लेकिन सबसे बड़ी बात, जहाज के गुप्त कैबिन में करोड़ों रुपए की सोने की ईंटें भी रखी हुई हैं। सूरज सर पर चढ़ चुका है और अचानक जहाज के निचले हिस्से से धुआं उठने लगता है। तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मोर्चा संभाला। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इस धुएं से ऐसी आग लगने वाली है मानो कोई ज्वालामुखी फटा हो। आग बढ़ते बढ़ते कपास की गांठ से होते हुए बारूद के ढेर तक जा पहुंची और फिर हुआ एक जोरदार धमाका जिसकी गूंज 130 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। एक पल के लिए समंदर का पानी खौल उठा और जहाज के परखच्चे उड़ गए। ये धमाका इतना भीषण था कि 3800 टन का एक दूसरा जहाज एसएस जलपद्मा पानी से उछलकर पास की 2 मंजिला इमारत की छत पर जा गिरा। कुछ देर के लिए आसमान से मलबे की बरसात हुई और इस मलबे के साथ आसमान से गिर रहा था सोना। हालात ये थे कि 13 किलो की एक सोने की ईंट घटना वाली जगह से 1 मील दूर सेंट जेवियर कॉलेज में जाकर गिरी। उस दिन हुआ यह धमाका इतना जोरदार था कि 1700 किलोमीटर दूर शिमला में लगे सेंसर्स पर झटके रिकॉर्ड हुए। इस हादसे में हजारों लोगों की जान गई। शहर में डॉकयार्ड के पास का इलाका शमशान बन गया। पर जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? इस भयंकर तबाही के कुछ ही दिनों बाद यह शहर फिर से खड़ा हो गया और आगे चलकर भी इस शहर ने न जाने कितना कुछ झेला। इस शहर के बदन पर सीरियल बम ब्लास्ट के जख्म उभरे, दंगों के अश्लील घाव फूटे, फिर एक आतंकवादी हमले ने सिहरन भी पैदा की। कितनी ही बार इस शहर की रीढ़ की हड्डी तोड़ने की कोशिश की गई, मगर इस शहर का डीएनए कुछ अलग ही है। ये गिरता है, इसे चोट लगती है, लहूलुहान होता है, लेकिन ये कभी हार नहीं मानता। कुछ ही दिनों में फिर खड़ा होता है और पहले से ज्यादा मजबूती के साथ। हर बार ये जज्बा, ये जुनून और कभी न थकने वाली रफ्तार जिस जगह की पहचान है, उस शहर का नाम है मुंबई। सपनों का शहर, पहले इसका नाम बॉम्बे हुआ करता था। इमारतों के जंगल उगने से सदियों पहले ये 7 टापू कोली मछुआरों का आंगन थे और इस शहर को अपनी असली पहचान भी उन्हीं की कुल देवी मुंबाई के नाम से मिली, मुंबई। मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं, भारत की धड़कन है। आज अगर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है तो उसकी नींव इसी शहर के कंक्रीट में जमी है। यही वो जगह है जहां से देश के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून्स अंबानी और अदानी अपना साम्राज्य चलाते हैं। देश की सबसे बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर्स इसी शहर में हैं। देश का शेयर मार्केट भी यहीं से चलता है और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी। देश के आधे से ज्यादा सेलिब्रिटी यहीं अपना घर बनाते हैं। सबकी जड़ें इसी मिट्टी में है। इस शहर की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि देश के सबसे ज्यादा अरबपति और खरबपति इसी शहर में रहते हैं। यहाँ की चमक दमक की वजह से बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान से लेकर अमिताभ बच्चन तक यहाँ के समंदर किनारे अपने बंगले बनाते हैं, क्योंकि ये वो जगह है जो एक छोटे से गांव से आए लड़के को सुपरस्टार बना सकती है और एक आम बिजनेसमैन को दुनिया का बड़ा टाइकून। तो आज किस्सा के इस एपिसोड में सुनाएंगे कहानी सपनों के शहर मुंबई की। एक ऐसी कहानी जो शुरू होती है सम्राट अशोक के मौर्य वंश से और फिर पुर्तगालियों से होते हुए अंग्रेजों तक जाती है। बात होगी उस आंदोलन की जो बॉम्बे को महाराष्ट्र का हिस्सा बनाने के लिए लड़ा गया, जिसके लिए 106 आंदोलनकारियों ने अपनी जान दे दी। इस शहर में शिवसेना के उदय की कहानी सुनाएंगे और कैसे साउथ की फिल्मों को रिलीज होने के लिए शिवसेना से आशीर्वाद लेना पड़ता था। फिर कैसे यह शहर बंबई से मुंबई बना, मुंबई से लेकर नवी मुंबई और फिर तीसरी मुंबई कैसे बनी, और अब चौथी मुंबई के रोड मैप पर भी बात होगी। मुंबई की कपड़ा मिलों की कहानी, स्टॉक एक्सचेंज बनने की कहानी और कहानी मुंबई के अंडरवर्ल्ड की। उदारीकरण के बाद कैसे मुंबई ने अपना मिजाज बदला और कैसे ये दुनिया के सबसे महंगे शहरों में शुमार हो गया। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव, और ये किस्सा है मुंबई का।
मुंबई की कहानी सिर्फ अंग्रेजों या पुर्तगालियों से शुरू नहीं होती। इसका इतिहास तो ईसा से भी 250 साल पुराना है, यानी 250 बीसी से, जब यहां सम्राट अशोक के मौर्य वंश का राज था और सोपारा यहां का एक बड़ा व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। कालिदास ने अपने ग्रंथ रघुवंशम में इस उत्तरी कोंकण के इलाके को अपरांत कहा है, मतलब एक ऐसी जगह जहां सह्याद्री के पहाड़ समंदर में उतरते दिखाई देते हैं। वक्त का पहिया घूमा और मौर्यों के बाद यहां 7 वाहनों का दौर आया, फिर क्षत्रपों के सिक्के खनके, इसके बाद राष्ट्रकूटों ने राज किया, जिसके दौर में एलिफेंटा की गुफाएं तराशी गई। फिर आया शिलाहार वंश, जिन्होंने 400 साल तक यहां राज किया और आज का बाणगंगा और वालकेश्वर मंदिर बनवाया। 13वीं सदी में देवगिरी के यादवों ने इस जमीन को जीता और फिर समंदर के रास्ते पहले आए पुर्तगाली और आखिर में अंग्रेज, जिन्होंने इस प्राचीन अपरांत को आधुनिक बॉम्बे बना दिया। उस दौर में यह शहर शहर नहीं बल्कि समंदर में बिखरे हुए 7 लावारिस टापू थे, कोलाबा, माहिम, मचगांव, परेल, वर्ली और वो छोटा सा ओल्ड वुमन आइलैंड। 16वीं सदी तक इन टापुओं पर पुर्तगालियों का राज था, लेकिन उनके लिए ये सिर्फ कीचड़ और मच्छरों के ढेर थे। फिर आया साल 1661, जिसने इस मिट्टी की किस्मत बदल दी। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा से तय हुई, और आपको जानकर हैरानी होगी कि शादियों में बर्तन या जेवर देने के बजाय पुर्तगालियों ने यह पूरा द्वीप समूह चार्ल्स को दहेज में दे दिया। सोचिए, आज जिस जमीन की कीमत करोड़ों में है, वो कभी दहेज में मुफ्त दी गई थी। अंग्रेज चालाक थे। उन्होंने देखा कि यहां का समंदर गहरा है, जहां बड़े जहाज आसानी से खड़े हो सकते हैं। उन्होंने इन 7 टापुओं को जोड़ने का एक नामुमकिन सा प्लान बनाया। 1784 में गवर्नर विलियम्स हॉर्नबी ने हॉर्नबी विलार्ड प्रोजेक्ट शुरू किया, समंदर को पाट कर 2 टापुओं के बीच की खाड़ी को भरने का काम। यह मुंबई का पहला रिक्लेमेशन था। पहाड़ काटे गए, मलबा समंदर में डाला गया और धीरे धीरे 7 अलग अलग टापू एक होकर बॉम्बे बन गए। यह कुदरत का करिश्मा नहीं, इंसानी जिद का नतीजा था। प्रशांत केदाम्बी अपनी किताब द मेकिंग ऑफ एन इंडियन मेट्रोपोलिस में लिखते हैं कि कैसे शहर की गंदगी ने अपना बदला लिया। 1896 में बंबई में ब्यूबोनिक प्लेग फैला। मांडवी इलाके के अनाज गोदामों के चूहों से यह बीमारी शुरू हुई। इसने शहर को हिलाकर रख दिया। अंग्रेजों को डर था कि प्लेग उनके पौश इलाकों में ना आ जाए, इसलिए उन्होंने गरीबों के घरों पर हमला बोल दिया। जबरदस्ती घरों की तलाशी ली गई, चूने से उनकी पुताई की गई और लोगों को जबरन अस्पताल ले जाना। इसने जनता और सरकार के बीच पहली बड़ी दरार पैदा की। फिर वो वक्त भी आया जब बीआईटी का गठन हुआ। साल था 1898। प्लेग के बाद अंग्रेजों ने शहर को साफ करने के लिए बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट बनाया। उनका असली मकसद गरीबों की बस्तियों यानी स्लम्स को तोड़ना और चौड़ी सड़कें बनाना था, ताकि हवा आ सके। फिर आजादी के वक्त यह सवाल उठा कि आखिर ये मुंबई यानी उस वक्त का बॉम्बे है किसका। 1947 में देश आजाद हो गया, लेकिन बॉम्बे की आजादी की लड़ाई अभी बाकी थी। 1950 के दशक में जब भाषा के आधार पर राज्य बन रहे थे, तो बॉम्बे एक युद्ध का मैदान बन गया। एक तरफ संयुक्त महाराष्ट्र समिति थी जो कह रही थी कि बॉम्बे मराठी भाषी महाराष्ट्र का हिस्सा होना चाहिए। दूसरी तरफ महागुजरात आंदोलन चल रहा था और गुजरातियों का दावा था कि इस शहर को बनाने में उनका पैसा और दिमाग लगा है, इसलिए बॉम्बे उनका है। मामला इतना फंसा कि केंद्र सरकार ने बॉम्बे को एक द्विभाषी राज्य बना दिया, ना इधर का और ना उधर का। लेकिन मराठी मानुष को यह मंजूर नहीं था। 18 नवंबर 1955 को कम्युनिस्टों और यूनियनों ने बॉम्बे बंद का ऐलान किया। 21 नवंबर को जब लोग विधानसभा की ओर बढ़ रहे थे, तो फ्लोरा फाउंटेन पर पुलिस ने गोलियां चला दी। उस दिन मुंबई की सड़कों पर 15 लोग मारे गए। यह आंदोलन थमा नहीं, बल्कि और भड़क गया। कुल मिलाकर 106 आंदोलनकारियों ने अपनी जान दी। उनके खून ने बॉम्बे का नक्शा बदल दिया। आखिरकार 1 मई 1960 को फैसला हुआ तो महाराष्ट्र अलग राज्य बना और बॉम्बे उसकी राजधानी। बॉम्बे मराठियों का हो गया, लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। बॉम्बे महाराष्ट्र को मिल तो गया था, लेकिन मराठी युवाओं के मन में एक डर घर कर गया था। उन्हें लगने लगा था कि शहर उनका है, लेकिन राज बाहरी लोगों का है। बड़ी कंपनियों के मालिक गुजराती और मारवाड़ी थे और अच्छे पदों पर दक्षिण भारतीय लोगों का दबदबा था। मराठी युवा सिर्फ चपरासी या क्लर्क बनकर रह गए थे। इसी बेचैनी और गुस्से को आवाज दी एक कार्टूनिस्ट ने। नाम था बाल ठाकरे।
बाल ठाकरे के पिता केशव ठाकरे, जिन्हें प्रबोधनकार ठाकरे भी कहा जाता था, वो संयुक्त महाराष्ट्र समिति के बड़े नेता थे। बाल ठाकरे ने अपनी मैगजीन मार्मिक के जरिए एक मुहिम छेड़ दी। वो हर हफ्ते लिस्ट छापते थे कि कैसे सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में गैर मराठियों का कब्जा है। कॉलम का नाम था वाचा आणि थंड बसा, मतलब पढ़ें और शांत बैठे। इसने युवाओं के अंदर आग लगा दी। इसी आग से जन्म हुआ एक संगठन का। 19 जून 1966 को दादर में एक नारियल फोड़ा गया और स्थापना हुई शिवसेना की, जिसने कसम खाई कि वो भूमिपुत्रों के हक के लिए लड़ेगी। ये वो दौर था जिसने मुंबई की फिजाओं में राजनीति को हमेशा के लिए घोल दिया। भूमिपुत्रों को मुंबई में नौकरी और रोजगार मिले, इसलिए शिवसेना ने हटाओ लुंगी बजाओ पूंगी अभियान चलाया। 1960 और 70 के दशक में इस नारे के तहत मुंबई में दक्षिण भारतीय रेस्तरां पर हमले हुए और तमिल फिल्मों की स्क्रीनिंग रोकी गई। इसी बीच 1968 में मद्रास में हिंदी फिल्मों को ना दिखाने का आदेश आ गया। बाल ठाकरे ने मुंबई के सिनेमाघर मालिकों से दक्षिण भारतीय फिल्में ना दिखाने को कहा। जो नहीं माने, उनके यहां शिव सैनिकों ने हमला बोल दिया। अंततः मद्रास सरकार ने हिंदी फिल्मों पर प्रतिबंध हटा लिया। इसके बाद मुंबई के सिनेमाघरों में दक्षिण भारतीय फिल्में रिलीज होने लगी। लेकिन इस दौरान होता यह था कि मुंबई में जो भी दक्षिण भारतीय फिल्म लगती, उसके पोस्टर के साथ एक बैनर भी लगा रहता, जिसमें बड़े अक्षरों में लिखा होता, ये फिल्म शिवसेना के आशीर्वाद से रिलीज हुई है। मणिरत्नम ने 1992 के दंगों पर बॉम्बे मूवी बनाई, जिसमें एक हिंदू नेता का कैरेक्टर ठाकरे से मिलता जुलता था। ठाकरे ने कहा, अगर फिल्म में कुछ शरारत होगी तो मेरे लड़के स्क्रीन फाड़ देंगे। इसी तरह से साल 2000 में हंसल मेहता की फिल्म दिल पे मतले यार आई। फिल्म का एक डायलॉग शिव सैनिकों ने दिल पर ले लिया। फिल्म में 27 कट लगे। हंसल मेहता ने माफी मांगी, शिव सैनिकों ने हंसल पर स्याही फेंकी, कपड़े फाड़ दिए। आगे भी ये चलता रहा, लेकिन हम जरा 70 के दशक और उसके आसपास रुकेंगे, जब दक्षिण भारतीय लोगों को अक्सर मद्रासी या लुंगी वाला कहकर पुकारा जाता था। शहर बदल रहा था, लेकिन एक बदलाव ऐसा था जो नक्शे पर नहीं बल्कि पहचान पर होना था। सालों से इस शहर को दुनिया बॉम्बे के नाम से जानती थी, एक ऐसा नाम जो अंग्रेजों ने दिया था, लेकिन स्थायी लोगों के लिए यह हमेशा से उनकी कुल देवी मुंबा देवी का शहर था। 1995 में महाराष्ट्र में पहली बार शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार बनी। सत्ता में आते ही उन्होंने सबसे पहले गुलामी की निशानी को मिटाने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि मुंबा देवी के नाम पर शहर का नाम मुंबई होगा। इसका खूब विरोध हुआ, लेकिन सरकार अडिग रही। उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया कि जिन संस्थानों के नाम में बॉम्बे है, वो उसे बदल कर मुंबई कर दे। स्टॉक एक्सचेंज हो या हाई कोर्ट, धीरे धीरे बॉम्बे इतिहास बन गया और मुंबई ने अपनी असली पहचान वापस पा ली। पर आज की मुंबई सपनों का शहर रातों रात नहीं बनी। लोग यहां खिंचे चले आते हैं, लेकिन यह सिलसिला शुरू कैसे हुआ? आखिर वो क्या चीज थी जिसने देश के कोने कोने से लोगों को अपना घर बार छोड़कर इस टापू पर बसने के लिए मजबूर कर दिया? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है इतिहास में। 1861 में अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया था। वहां से कपास आना बंद हुआ तो मैनचेस्टर की मिलों की नजर मुंबई पर पड़ी। रातों रात मुंबई दुनिया का सबसे बड़ा कपास बाजार बन गया। लेकिन 1865 में युद्ध खत्म होते ही बाजार क्रैश हो गया। कई अमीर सड़क पर आ गए। लेकिन अगले 2 सालों में ही सुएज कनाल बनने के बाद भारत के लिए व्यापार के नए रास्ते खुले और समंदर किनारे होने की वजह से सबसे बड़ा रास्ता बना मुंबई। 20वीं सदी की शुरुआत तक भारत का 70% समुद्री व्यापार मुंबई पोर्ट से ही होता था। इसका मतलब था कि जिसे भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा करना है, उसे मुंबई आना ही पड़ता। उस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी कपड़ों की। इसी वजह से मुंबई को मुंबई बनाने वाली जो सबसे पहली चीज बनी, वो थी यहाँ की टेक्सटाइल मिल्स। आज जिसे हम सेंट्रल मुंबई कहते हैं, यानी परेल, लालबाग, सेवरी, प्रभा देवी, एक जमाने में इस पूरे इलाके को गिरन गांव कहा जाता था, मतलब मिलों का गांव। इस क्रांति की शुरुआत की कावासजी नाना भाई डाबर ने, जिन्होंने यहां पहली कॉटन मिल शुरू की। और देखते ही देखते 1-2 नहीं बल्कि 58 मिलों की चिमनियां मुंबई के आसमान में धुआं उगलने लगी। ये मिलें सिर्फ कपड़ा नहीं बना रही थी, ये मुंबई की आबादी का नक्शा बदल रही थी। देश भर से लोग रोजगार की तलाश पे मुंबई आ रहे थे। आप इन आंकड़ों को देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि भीड़ कैसे बढ़ती है। मीना मेनन और नीरा अदारकर की किताब 100 ईयर्स 100 वॉइसेस द मिल वर्कर्स ऑफ गिरन गांव एंड ओरल हिस्ट्री से पता चलता है कि 1875 में इन मिलों में काम करने वालों की तादाद सिर्फ 13,500 थी।
सिर्फ 20 साल बाद 1895 में ये बढ़कर 76,000 हो गई। 1920 आते आते ये आंकड़ा 1,52,000 के पार चला गया और 1980 के दशक तक इन मिलों में काम करने वाले मजदूरों की संख्या 2.5 लाख तक पहुंच चुकी थी। उस समय मुंबई की 2/3 वर्कफोर्स की रोजी रोटी इन्हीं टेक्सटाइल मिलों पर टिकी थी। इन वर्कर्स को गिरनी कामगार कहा जाता था। अब देश भर से इतनी भारी तादाद में जब प्रवासी मजदूर आए तो उनके रहने की जगह का संकट खड़ा हुआ और इसी जरूरत ने जन्म दिया मुंबई के मशहूर चौल कल्चर को। मकान मालिकों ने मुनाफा कमाने के लिए चौल बनाई, जहां हवा और रोशनी के बिना एक ही कमरे में परिवार के कई लोग रहते थे। प्रशांत किदाम्बी अपनी किताब द मेकिंग ऑफ एन इंडियन मेट्रोपोलिस में लिखते हैं कि 19वीं सदी के अंत तक 2 मुंबई बन चुके थे। एक तरफ कुलाबा और मालाबार हिल के शानदार बंगले थे, दूसरी तरफ अनचाहा शहर था जहां मिल मजदूर यानी गिरनी कामगार रहते थे। इसी दौरान कमाठीपुरा और खारा तालाब जैसे इलाकों में प्रति एकड़ जनसंख्या घनत्व दुनिया में सबसे ज्यादा बन गया था। लेकिन शिफ्टों में काम करने वाले इन लाखों भूखे मजदूरों को समय पर खाना खिलाना भी एक चुनौती थी और इस चुनौती ने जन्म दिया एक ऐसे सिस्टम को जो आज दुनिया भर के मैनेजमेंट गुरुओं के लिए एक केस स्टडी है, मुंबई के डब्बा वाले। ये 137 साल पुरानी संस्था है। स्विगी और जोमेटो तो आज आए हैं, लेकिन मुंबई के डब्बा वाले उस जमाने से काम कर रहे हैं जब टेक्नोलॉजी के नाम पर कुछ नहीं था और इनकी एक्यूरेसी देखकर इन्हें हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने 6 सिग्मा रेटिंग दी है। इनका काम इतना परफेक्ट है कि 1,60,00,000 डिलीवरीज में सिर्फ एक गलती होने की गुंजाइश होती है। आज भी ये डब्बा वाले हर रोज मुंबई के लगभग 2 लाख लोगों तक खाना पहुंचाते हैं। मिलों की इसी भागदौड़ में इस शहर की पहचान वड़ा पाव का जन्म हुआ, जिसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि मजदूर एक हाथ से अपनी भूख मिटा सके और दूसरे हाथ से शहर की तरक्की का पहिया घुमाता रहे। मिलों के सायरन और डिब्बों की खड़खड़ाहट के बीच मुंबई में एक और जादू पनप रहा था, जिसने ना सिर्फ इस शहर को बल्कि पूरे देश को सपने देखना सिखाया। वो थी फिल्म इंडस्ट्री। साल था 1913, जब दादा साहेब फाल्के ने मुंबई में भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई। वो यहीं नहीं रुके, बल्कि एक के बाद एक 95 फिल्में और 26 शॉर्ट फिल्में बनाकर मुंबई को सिनेमा का गढ़ बना दिया। फिर आया साल 1931, जब पर्दे पर तस्वीरें पहली बार बोली। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा रिलीज हुई। इसमें मास्टर विट्ठल और युवा पृथ्वीराज कपूर ने काम किया था। इस फिल्म में 7 गाने थे और यहीं से फिल्मों के साथ साथ मुंबई में म्यूजिक इंडस्ट्री का भी जन्म हुआ। वक्त बीतता गया। 50 के दशक के मध्य में रंगीन फिल्में आनी शुरू हुई। अगले 25 साल यानी 1975 तक का दौर बॉलीवुड और मराठी फिल्म इंडस्ट्री का सुनहरा दौर था। एक तरफ मराठी सिनेमा में चंद्रकांत और सूर्यकांत मांढरे जैसे दिग्गजों का राज था, तो दूसरी तरफ हिंदी सिनेमा में मधुबाला, देवानंद, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन जैसे कलाकारों ने पूरे देश को मुंबई की तरफ खींचना जारी रखा। हर कोई उस रुपहले पर्दे का हिस्सा बनना चाहता था। इस बढ़ते हुए क्रेज को देखते हुए 1977 में महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। वी शांताराम, BR चोपड़ा और दिलीप कुमार जैसे दिग्गजों के प्रयासों से 520 एकड़ में फैली फिल्म सिटी की स्थापना हुई, जिसने फिल्म इंडस्ट्री को मुंबई में लंबे समय तक रोके रखा। फिर 1991 में जब भारत की इकोनॉमी के दरवाजे खुले तो प्राइवेट चैनल्स की बाढ़ आ गई। अब सिर्फ फिल्में नहीं, टीवी सीरियल्स भी मुंबई की पहचान बन गए, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, सारा भाई वर्सेस सारा भाई जैसे सीरियल्स के जरिए देश भर में टीवी पर मुंबई शहर दिखने लगा। आज भी देखा जाए तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसे शोज ने गोरेगांव की गलियों को देश भर में मशहूर कर दिया है। इसी 90 के दशक में एक तरफ मराठी इंडस्ट्री में अशोक सराफ और लक्ष्मीकांत बेर्डे अपनी कॉमेडी से लोगों का दिल जीत रहे थे, तो दूसरी तरफ बॉलीवुड में शाहरुख, सलमान और आमिर का राज शुरू हो चुका था। इन सितारों को देखकर भारत के हर छोटे शहर के युवा की आंखों में एक ही सपना होता था, मुंबई जाकर स्टार बनना है। इसी दौरान साल 1998 में सरकार ने फिल्मों को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया, जिससे बैंकों ने भी फिल्मों में पैसा लगाना शुरू कर दिया। और आज ये ट्रेंड बदला नहीं है, बस इसका रूप बदल गया है। अब दौर क्रिएटर इकोनॉमी का है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज पूरे भारत के यंग इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स दिल्ली और मुंबई की तरफ भाग रहे हैं। लगभग 24.9% क्रिएटर्स के साथ दिल्ली पहले नंबर पर है और 21.2% के साथ मुंबई भारत की दूसरी सबसे बड़ी क्रिएटर इकोनॉमी बन चुकी है।
वजह वही है, टैलेंट एजेंसीज, ब्रांड कोलैबोरेशंस और एक ऐसा नेटवर्क जो आपको आम आदमी से सेलिब्रिटी बना सकता है। लेकिन मुंबई सिर्फ कैमरा और एक्शन तक ही सीमित रहने वाला नहीं था। साल 1850 में करीब 4 गुजराती और एक पारसी स्टॉक ब्रोकर ने मिलकर बॉम्बे टाउन हॉल के सामने एक बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा होकर कॉटन और अफीम का सौदा करना चालू किया। इस ग्रुप को लीड कर रहे थे प्रेमचंद रायचंद, जिन्हें उस जमाने का बिग बुल और कॉटन किंग कहा जाता था। धीरे धीरे ये भीड़ इतनी बढ़ी कि पेड़ के नीचे जगह कम पड़ने लगी। जगह बदलती रही और फिर 1875 में इन्होंने औपचारिक रूप से द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन की स्थापना की। ये वही संस्था है जिसे आज हम और आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई के नाम से जानते हैं, जो ना सिर्फ भारत का बल्कि पूरे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ब्रोकर को मराठी में दलाल कहा जाता है, इसलिए जिस जगह से ये एक्सचेंज शुरू हुआ उस रोड को आज दलाल स्ट्रीट कहा जाता है। मुंबई के फाइनेंशियल कैपिटल बनने की इमारत का सबसे अहम पत्थर तब रखा गया जब 1937 में एक बहुत बड़ी घटना हुई। अंग्रेजों के जमाने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का हेडक्वार्टर कलकत्ता में हुआ करता था, लेकिन 1937 में आरबीआई ने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और हमेशा के लिए मुंबई शिफ्ट हो गया। ये एक टर्निंग पॉइंट था। अब देश की करेंसी, मॉनेटरी पॉलिसी और बैंकों की लगाम सब कुछ मुंबई से कंट्रोल होने लगा। इसके बाद तो जैसे बाढ़ आ गई। बीएसई के साथ साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी यहीं खड़ी हुई। शेयर बाजार को कंट्रोल करने वाली सेबी का हेडक्वार्टर भी यहीं बना। और तो और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई जैसे लगभग हर बड़े बैंक का हेडक्वार्टर आज मुंबई में ही है। जब बॉम्बे हाई में तेल मिला तो ओएनजीसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी विशाल रिफाइनरियां मुंबई के चेंबूर और माहुल में खुली। प्रदूषण की वजह से इसे गैस चैम्बर कहा जाता था, जिसने फिर से नौकरी के नए अवसर पैदा किए। 24 जुलाई 1991 को बजट पेश होता है और भारत के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए जाते हैं। इसे कहा गया एलपीजी, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसका सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को हुआ तो वो थी मुंबई। अचानक विदेशी कंपनियां भारत आने लगी। डिज्नी, कैडबरी, सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, फॉक्सवैगन, इन सबको अपना हेडक्वार्टर बनाने के लिए एक ही जगह दिखी, मुंबई। लेकिन क्यों? क्योंकि यहां पहले से ही पोर्ट था। पैसा जुटाने के लिए यहां स्टॉक मार्केट थी और सबसे बड़ी बात, नियम बनाने वाली आरबीआई भी यहीं थी और लोन के लिए सारे बड़े बैंक्स भी। लेकिन इन बड़े बड़े ऑफिसेस के अलावा एक और चीज थी जो दुनिया को यहां खींच लाई। वो थी मुंबई की कभी ना सोने वाली नाइट लाइफ। मुंबई ने रातों रात खुद को एक रीजनल प्लेयर से बदलकर ग्लोबल डेस्टिनेशन बना लिया। नरीमन पॉइंट के दफ्तरों का किराया न्यूयॉर्क के मैनहट्टन को टक्कर देने लगा। तो अब समीकरण समझिए। एक तरफ फिल्में और ग्लैमर ने आर्टिस्ट और क्रिएटर्स को आकर्षित किया, दूसरी तरफ मिलों और पोर्ट ने मजदूरों और व्यापारियों को बुलाया, और तीसरी तरफ इस अथाह पैसे और कॉरपोरेट जगत ने देश के पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स को अपनी तरफ खींचा। नतीजा, एक ऐसा जनसैलाब जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जगह वही थी, 7 टापुओं का एक सीमित शहर, लेकिन आने वाले लोगों की गिनती लाखों से करोड़ों में पहुंच चुकी थी। सरकार को यह समझ आ चुका था कि इस बढ़ती भीड़ को रोकना नामुमकिन है। जाहिर है, जब एक छोटे से गुब्बारे में ज्यादा से ज्यादा हवा भरोगे तो वो फटने के कगार पर आ जाएगा। मुंबई का हाल भी कुछ ऐसा ही होने लगा। ट्रैफिक बढ़ गया, चौल में भीड़ हो गई और रहने की जगह की किल्लत होने लगी। शहर का दम घुटने लगा था और इसी घुटन ने जन्म दिया एक नए विचार को। अगर मुंबई में जगह नहीं बची तो क्यों ना नई मुंबई बसाई जाए। यह विचार सुनने में जितना आसान लगता है, इसे हकीकत बनाना उतना ही मुश्किल था, क्योंकि यह नई मुंबई दुनिया की सबसे बड़ी प्लैन्ड सिटी बनने वाली थी। एक ऐसा शहर जो मुंबई जैसा भीड़ भाड़ वाला नहीं, बल्कि चंडीगढ़ जैसा प्लैन्ड होगा, जहां चौड़ी सड़कें होंगी, हर किसी के लिए घर होगा और बिजनेस के नए सेंटर्स होंगे। 1960 के दशक में जब मुंबई की सड़कों पर ट्रैफिक रेंगने लगा था, तब कुछ विजनरी लोगों को एक प्लैन्ड सिटी बनाने का काम दिया गया। आर्किटेक्ट चार्ल्स कोरिया, प्रवीणा मेहता, आदि कांगा, आर के झा और शिरीष पटेल
और इसी सोच से जन्म हुआ सिडको का, यानी सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। सिडको ने महान नाटककार विजय तेंदुलकर को अपनी कोर प्लानिंग टीम में रखा था, ये सोचकर कि एक शहर को केवल इंजीनियरिंग की नहीं बल्कि आत्मा और सामाजिक ताने बाने की भी जरूरत होती है। 1970 में सरकार ने ठाणे की खाड़ी के उस पार 344 वर्ग किलोमीटर जमीन को चुना और उसे नाम दिया न्यू बॉम्बे, यानी आज की नवी मुंबई। मकसद साफ था, इसे एक काउंटर मैग्नेट बनाना, यानी एक ऐसा शहर जो मुंबई की भीड़ को अपनी तरफ खींच ले। लेकिन शहर सिर्फ नक्शों पर नहीं बसते, शहर बनाते समय कनेक्टिविटी का साधन सबसे पहले देखा गया। 19 नॉड्स बनाए गए जिनको रेलवे और रोड से जोड़ा गया। इसको ऐसे समझिए कि जैसे हर देश में राज्य होते हैं, वैसे ही नवी मुंबई में नॉड्स होते हैं। हर नोड के पास अपना रेलवे स्टेशन, स्कूल, बाजार और अस्पताल होता है ताकि लोगों को दूर ना जाना पड़े। शुरुआत में कोई भी यहां आने को तैयार नहीं था। लोग कहते थे वहां तो सिर्फ दलदल और मच्छर है। लेकिन सिडको ने हार नहीं मानी। उन्होंने वाशी का पुल बनाया, फिर मानखुर्द बेलापुर रेलवे लाइन बिछाई और धीरे धीरे जब मुंबई में घर खरीदना आम आदमी के बस के बाहर हो गया तो नवी मुंबई उनकी उम्मीद बन गई। जो शहर कभी खाली पड़ा था, घोस्ट सिटी बुलाया जाता था, वहां के वाशी, नेरूल और खारघर जैसे इलाके आज मुंबई के किसी भी पॉश इलाके को टक्कर देते हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इंसानी लालच और सपनों की रफ्तार इतनी तेज थी कि कुछ ही दशकों में नवी मुंबई भी भरने लगी। ट्रैफिक फिर से बढ़ने लगा और तब सरकार ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो पिछले 60 सालों से फाइलों में धूल फांक रहा था, MTHL यानी अटल सेतु। जनवरी 2024 में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस 22 किलोमीटर लंबे समुद्री पुल का उद्घाटन किया तो यह सिर्फ एक पुल नहीं था, ये चाबी थी तीसरी मुंबई के ताले की। जिस रास्ते को पार करने में पहले 2 घंटे लगते थे, आज आप उसे अपनी कार से महज 20 मिनट में पार कर लेते हैं। इस पुल के खुलते ही रायगढ़ जिले का वो पूरा इलाका जो अब तक मुंबई से कटा हुआ था, मेन स्ट्रीम हो गया। इसे तकनीकी भाषा में नैना यानी नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया कहा जाता है। इस नैना प्रोजेक्ट के तहत उरण और पनवेल जैसे वो 200 गांव जो कल तक नक्शे में कहीं खोए हुए थे, अब मुंबई का नया भविष्य बनेंगे। ये तीसरी मुंबई सिर्फ रिहायशी इलाका नहीं है, इसे एक स्मार्ट सिटी की तरह प्लान किया जा रहा है। 2013 में अनाउंस हुआ ये शहर लगभग 350 से 370 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा। इसके केंद्र में है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिसंबर 2025 में जब यहां पहली कॉमर्शियल फ्लाइट उतरी थी तो वो सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि इस इलाके की तकदीर थी। मुंबई और नवी मुंबई एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए मेट्रो लाइन भी बन रही है ताकि 35 किलोमीटर का सफर सिर्फ 30 से 35 मिनट में पूरा हो जाए। यानी आप दुनिया के किसी भी कोने से आएं, आप मुंबई में जाम में फंसे बिना सीधे अपने तीसरी मुंबई के घर या ऑफिस पहुंच सकते हैं। तीसरी मुंबई के सफर में पिछले 13 सालों में यहां मल्टी बिलियन डॉलर का निवेश जमीन पर उतरा है। इसे डेटा सेंटर हब बनाने के लिए गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न जैसी कंपनियों ने यहां इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया है। लेकिन क्या 3 मुंबई काफी हैं? जवाब है नहीं। तीसरी मुंबई के बाद अब महाराष्ट्र सरकार चौथी मुंबई की योजना पर काम कर रही है। यह नया शहर मुंबई महानगर क्षेत्र यानी MMR के उत्तरी छोर पर विशेष रूप से पालघर जिले में विकसित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य मुंबई और नवी मुंबई के उत्तर की ओर विस्तार को सुव्यवस्थित करना और भारत का एक नया ग्लोबल इंडस्ट्रियल गेटवे बनाना है। शहर का नक्शा फैल रहा है, जैसे ही फैलता जाएगा और लोग आते रहेंगे। लेकिन क्या सपनों का यह शहर हर बार सबके सपने सच करता है? शुरुआत में टेक्सटाइल मिल्स की बात की थी जो 1980 तक मुंबई के 2/3 वर्कफोर्स का हिस्सा थी। वो चिमनियां जो कभी मुंबई की शान थी, अचानक खामोश हो गई। लाखों परिवारों का सपना टूट गया। 18 जनवरी 1982 को ट्रेड यूनियन लीडर डॉक्टर दत्ता सामंत के एक आह्वान पर मुंबई की टेक्सटाइल इंडस्ट्री थम गई। यह इतिहास की सबसे लंबी हड़ताल थी। करीब 2.5 लाख मजदूरों ने काम बंद कर दिया। उनकी मांग जायज थी, बेहतर वेतन, लेकिन ना मिल मालिक झुके, ना सरकार और ना ही यूनियन। नतीजा, मिलें हमेशा के लिए बंद हो गई और देखते ही देखते लाखों लोग बेरोजगार हो गए। जिन हाथों में कल तक हुनर था, अब वो खाली थे। वो कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। बस यही वो दौर था जब मुंबई के कुछ बेरोजगार युवाओं ने एक गलत रास्ता चुना,
अंडरवर्ल्ड। जब मिलों के भोंपू यानी सायरन्स खामोश हुए तो उस सन्नाटे में गोलियों की गूंज सुनाई देने लगी। मजदूर के हाथ से जब काम छिन गया तो कुछ हाथों ने हथियार उठा लिए। भूख और बेबसी के उसी अंधेरे गलियारे से मुंबई के अंडरवर्ल्ड का रास्ता निकला था। जवान लड़के जिनके पास काम नहीं था वो दगड़ी चौल और डोंगरी की गैंग्स के लिए रिक्रूट होने लगे। बेरोजगारी और गैंग वॉर की इस आग में घी का काम किया 1993 के उस ब्लैक फ्राइडे ने। 12 मार्च 1993 को अंडरवर्ल्ड ने अपनी हदें पार कर दी और शहर और देश के खिलाफ एक गहरी साजिश रची। दोपहर के वक्त बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से शुरू हुए सिलसिलेवार 12 बम धमाकों ने मुंबई की रूह को कंपा दिया। इन धमाकों में 257 बेगुनाह लोगों की जान गई और 700 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। इन बम धमाकों ने मुंबई को लहूलुहान कर दिया था। इस नासूर से निपटने की शुरुआत हुई 1995 में। महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी की सरकार आई और गृह मंत्रालय की कमान संभाली गोपीनाथ मुंडे ने मुंबई पुलिस को फ्री हैंड दे दिया, यानी अंडरवर्ल्ड का सफाया, चाहे जैसे भी हो। इसी फ्री हैंड ने जन्म दिया खाकी वर्दी वाले उन सुपर कॉप्स को जिन्हें दुनिया एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जानने लगी। प्रदीप शर्मा, दया नायक, विजय सालस्कर और प्रफुल्ल भोसले, ये वो नाम थे जिनसे गुंडे थर्राने लगे। सड़कों पर ठोकशाही शुरू हुई। दादर, वडाला और अंधेरी की सड़कों पर गैंग वॉर का जवाब पुलिस की गोलियों से दिया जाने लगा। और रही सही कसर पूरी की 1999 में लागू हुए मकोका कानून ने। इस कानून ने डॉन्स की कमर तोड़ दी, उनकी संपत्ति जब्त हुई और जो बचे वो देश छोड़कर भाग गए। मुंबई ने फिर सांस ली और बता दिया कि इस शहर का असली डैडी अंडरवर्ल्ड नहीं, कानून है। लेकिन नियति को शायद मुंबई के जज्बे का एक और कड़ा इम्तिहान लेना था। 26 नवंबर 2008 को जिस समंदर ने मुंबई को पहचान दी, उसी समंदर के रास्ते से 10 आतंकवादी शहर में दाखिल हुए। ताज होटल, लियोपोल्ड कैफे, ओबेरॉय और सीएसटी स्टेशन को निशाना बनाया गया और करीब 60 घंटों तक ये शहर गोलियों की गूंज में बंधक बना रहा। इस कायराना हमले में 166 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिनमें हेमंत करकरे और विजय सालस्कर जैसे जांबाज पुलिस अफसर भी शामिल थे। शहीद एएसआई तुकाराम ओंबले की वजह से एक आतंकी कसाब जिंदा पकड़ा गया। ये हमला मुंबई और देश को मिला एक बड़ा जख्म था। फिर सवाल उठा कि उस 600 एकड़ जमीन का क्या होगा जहां वो पुरानी मिलें खड़ी थी। तब सरकार डीसीआर 58 यानी डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स 58 लेकर आई और शुरू हुआ मुंबई का सबसे बड़ा रीडेवलपमेंट। आज इन मिल्स की जगह बड़ी बड़ी कांच की इमारतें, पब और मॉल्स हैं। ये उन्हीं मजदूरों की पसीने वाली जमीन पर खड़े हैं। ये बदलाव इतना गहरा था कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने इस पर पूरी एक आर्काइव बनाई है। उन्होंने कई डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जैसे सन्नाटा या हर स्टोरीज, ताकि आने वाली पीढ़ी ये याद रखे कि इन मॉल्स की नींव में क्या दफन है। मशहूर कवि नारायण सुर्वे, जो खुद एक मिल वर्कर थे, उन्होंने अपनी कविताओं में इस दर्द को अमर कर दिया। ये मुंबई मशीनों की है, ये मुंबई तकनीक की है, अरे ये मुंबई श्रमिकों की है। उनकी पंक्तियां आज भी गूंजती हैं कि कैसे एक मजदूर ने शहर को बनाया और शहर ने उसे ही बेगाना कर दिया। बदलाव सिर्फ जमीन पर नहीं हुआ, बदलाव इस शहर की रफ्तार में भी हुआ। एक वक्त था जब मुंबई की सड़कों पर इलेक्ट्रिक ट्राम्स चला करती थी। आज ट्राम गई तो उसकी जगह ली उस सवारी ने जो मुंबई की धड़कन बन गई, काली पीली टैक्सी। दशकों तक इस काली पीली टैक्सी ने मुंबई को अपने कंधों पर ढोया और आज हम एसी लोकल और मेट्रो के दौर में हैं। घोड़ा गाड़ी से ट्राम, ट्राम से काली पीली टैक्सी और अब समंदर के नीचे से दौड़ने वाली मेट्रो। यही मुंबई है। ये 24 घंटे जागती है। मुंबई वो शहर है जो गिरता है तो संभलना जानता है, जो जलता है तो राख से फिर खड़ा होना जानता है। और ये शहर अजीब भी है। यहाँ लोग 100 मंजिला इमारतों के सपने देखते हैं, जबकि हकीकत अक्सर 10 बाई 10 की एक खोली में सिमटी होती है। मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ सपने सरकारी फाइलों और नियमों से कहीं बड़े होते हैं। इस हकीकत का जिक्र खुद शरद पवार ने अपनी किताब स्पर्धा कालाशी में एक मशहूर किस्से के जरिए किया है। शरद पवार लिखते हैं कि उस दौर में लाइसेंस राज था। धीरूभाई अंबानी पर एक केस दर्ज हुआ। आरोप था कि उनकी फैक्ट्री 24 घंटे चल रही है और वो सरकार द्वारा तय की गई सीमा से कहीं ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं। जब शरद पवार ने धीरूभाई से पूछा कि आखिर सच क्या है, तो धीरूभाई ने जवाब दिया, मुझे सिर्फ एक व्यापारी नहीं रहना, मुझे एक ग्लोबल प्लेयर बनना है।
और अगर दुनिया के साथ रेस में दौड़ना है तो मुझे ये हदें पार करनी ही पड़ेंगी। शरद पवार ने अपनी किताब में साफ लिखा है कि धीरू भाई ने जो किया वो बिल्कुल सही था, क्योंकि इसी तरह की जिद ने ना सिर्फ एक कंपनी को बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी खड़ा किया है। लेकिन याद रखिए, यह शहर उन्हीं का साथ देता है जो थक कर बैठते नहीं बल्कि चलते रहते हैं। मुंबई किसी का इंतजार नहीं करती, आपको मुंबई के साथ चलना पड़ता है। यह शहर आपको अपनाता जरूर है, लेकिन उससे पहले ये आपको परखता है, तपाता है। मशहूर शायर निदा फाजली साहब की लाइनें शहर मुंबई के लिए मौजू जान पड़ती हैं। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। इन्हीं लाइनों के साथ मुंबई का किस्सा यहीं पर खत्म करते हैं। यह किस्सा लिखा था मेरे साथी रोहित घोरपड़े ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी इरशाद ने। मुंबई की यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को बनाने में मेरे और कई साथियों का योगदान रहता है, तो उनके नाम भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं हूं भूपेंद्र सोनी, इजाजत दीजिए। देखते रहिए खबर गांव। शुक्रिया।